हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का बीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज जो आप लोगों के साथ जो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और आप जो देख रहे हैं, इनकी खास वजह ये है कि इसमें आपको क्वेश्चन बैंक का यानी क्या 2006 से, ध्यान दीजिएगा, 2006 से लेकर अब तक जो 2020 तक जो एग्जाम हो चुके हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से सवाल दिया गया तो उसका जवाब 2006 में जो है इसमें ओनली 6 सवाल दिया गया था। तो हर साल का एक अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा, 2006 का, फिर 7 का, फिर 8 का, 9, इस तरह करके हर साल का आपको एक एक वीडियो आपको मिलेगा। उनमें उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो केवल आते हैं, ठीक है, उनके बाद फिर आगे चलकर फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व आपके यहाँ पर जो है आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम आप लोगों के सामने में और अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो 2006 का। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि उस समय में बॉटनी में 3 क्वेश्चन दिया करते थे और जूलॉजी में 3 क्वेश्चन जो है उसमें से दिया जाता था 1 नंबर के लिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, तो हम आपको बता 2006 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव नहीं, उसमें सब्जेक्टिव हुआ करता था। इसमें क्या 1 नंबर है, मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया, उनका आपको आंसर लिखना है ना। अभी तो बहुत आसान कर दिया कि आपको क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन भी दिया कि आप अगर इनमें से कोई अगर भूल जा भी रहे हैं तो एक बार देख लो, हाँ यही आंसर है ना, लेकिन आपको केवल आंसर लिखना है, सवाल आपको कर दिया। ठीक है, चलिए तो 2006 जो है, 2006 के जो है वो आपको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका आपके सामने में। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कब का, तो 2006 का, 2006। तो इनमें जो है पहले बॉटनी का बात होगा, फिर जूलॉजी का बात होगा। ठीक है, चलिए तो पहले किसका बात होगा, बॉटनी का, जिसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान का। ठीक है, चलिए तो इनमें से आपका 3 सवाल रहेगा। आपको देखिए इनमें 3 सवाल हैं और आप लोगों को बता दें इनके सही सही आपको जानकारी दिया जाएगा, सही सही आंसर दिया जाएगा। आपको हम बता भी देते हैं कि आप यदि क्वेश्चन बैंक यदि आप खरीदते भी हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक में इनका आंसर नहीं मिलेगा, सब में आउट ऑफ सिलेबस लिखा मिलेगा। आप देख सकते हैं चाहे आप क्वेश्चन बैंक लेकर, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक मिलेंगे जिसमें 2006 से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, अब वो 9 कर दिया है, 10 कर दिया, 13 कर दिया, इस तरह से शुरू किया गया है ना। लेकिन हम आपको 2006 ईस्वी से आपको क्वेश्चन आंसर इनका जो है आपका, इनके जो 1 नंबरिया है, जहां फिर वो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव बदले वहां से भी वो भी आपको बतलाएंगे। चलिए तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। है ऐसे हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख देने की, लेकिन उसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोले, शुद्ध जल का जलीय विभव क्या होता है। आपका सवाल क्या है, तो शुद्ध जल का, ध्यान दीजिएगा किसका बात कर रहे हैं, तो शुद्ध जल का जलीय विभव, यानी उसको जल विभव भी बोल सकते हैं। जल विभव क्या होता है, यह आपका सवाल है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका कि शुद्ध जल का जलीय विभव क्या होता है। आपको बता दें इनका आंसर जो है आप एक लाइनिंग में बोल सकते हैं कि इसका शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध जल का जलीय विभव क्या होता है, शून्य। और इसी जगह अगर मान लेते हैं आपको यह शुद्ध जल का जलीय विभव बोला, तो इस जगह परासरण भी बोल सकता है, इसके जगह पर परासरण। तो शुद्ध जल का जलीय परासरण क्या होता है, तो 100। ध्यान दीजिएगा, तो वही बोले शुद्ध जल का जलीय विभव क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, 0 जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर पूछ दे शुद्ध जल का जलीय परासरण क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, 100। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपको क्या बोलेगा कि सवाल रहेगा आपका कि शुद्ध जल का जलीय, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया शुद्ध जल का जलीय विभव क्या होता है, तो आप उसका आंसर में क्या बोलेंगे, शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगर आपको एक्स्ट्रा में आपको बता दें, अगर ये पूछा जाए शुद्ध जल का जलीय परासरण क्या होता है, क्या बोलेंगे, 100। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछता है शुद्ध जल का जलीय विभव एवं परासरण क्या होता है, तो 0 से 100। ठीक है, चलिए अब आपका पहला नंबर क्वेश्चन हम आपका कर दिए हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, दूसरा नंबर कहते हैं घोंगा, यानी स्नेल का बात कर रहा है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, स्नेल। जैसा बोर्ड एग्जाम में लिखा गया वही इसी तरह हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसी को घोंगा कहते हैं। ठीक है,
तो स्नेल यानी घोंघा के द्वारा परागन को क्या कहते हैं? परागन को क्या कहते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोले? स्नेल यानी घोंघा का बात कर रहे हैं, तो इनका जो जवाब होगा वो ये होगा। ध्यान दीजिएगा कि घोंघा के द्वारा परागन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मलेकोफिली। मलेकोफिली, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मलेकोफिली। हम इनका अर्थ भी आपको बता देते हैं जिससे आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, देखिए ये है मलेको, ये जो मलेकोफिली है ये दो शब्द का है ना। ये मलेकोफिली जो है, मलेकोफिली दो शब्द का है। पहला शब्द है मलेको। अब मलेको का मतलब होता है स्नेल। मलेको का मतलब क्या होता है? स्नेल। और स्नेल को हिंदी में क्या कहते हैं? घोंघा। और दूसरा शब्द क्या है? फिली। अब फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का मतलब होता है परागन। तो आप क्या बोलेंगे कि जब परागन की क्रिया घोंघा के द्वारा होती है तो उसे मलेकोफिली कहते हैं, है ना। मतलब घोंघा के द्वारा जब परागन होगा तो उसे क्या कहते हैं? मलेकोफिली। मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, क्या बोले? मलेकोफिली में क्या बोले कि जब यानी कि जब परागन की क्रिया, क्या बोले कि जब पॉलिनेशन की क्रिया घोंघा के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं? मलेकोफिली कहते हैं। बोले आपको पूछा जाएगा कि बताइए क्या कि ये जो मलेकोफिली वो क्या है? मलेकोफिली कहते क्या बोले? तो बोले क्या कि जब परागन की क्रिया, क्या बोले? जब परागन की क्रिया घोंघा के द्वारा होती है, मतलब क्या स्नेल के द्वारा होती है, तो उसे क्या कहते हैं? मलेकोफिली कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हम आपको बता दिए। तो ये जो मलेकोफिली है ये जो है कच्चू के पौधे में इनके द्वारा परागन होती है। चलिए हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब मिटा देते हैं। इस तरह का बहुत सारे परागन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका जब हम चैप्टर वाइज जब ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो ये जितना भी क्वेश्चन बनेंगे, आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट है। इसमें टिक लगाने का जरूरत नहीं, इसको आपको याद रखना ही है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आपका जो बॉटनी में जो दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है IUCD का पूरा नाम बताइए। कहता है क्या कि IUCD का पूरा नाम क्या है, या तो फिर इसका पूरा नाम बताइए। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। हम बोले आपको क्या कि IUCD का पूरा नाम क्या है? क्या बोले? इंट्रायूटेरिन, जानिए इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या बोले? इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। चलिए तो ये इसका पूरा नाम होता है IUCD का। तो अगर कोई पूछेगा कि IUCD होता क्या, तो आपको बताते हैं IUCD एक गर्भ निरोधक की एक युक्तियां है ना। तो ये क्या होता है? ये जो IUCD मतलब इसके अंतर्गत में आता है क्या क्या? कॉपर सेवन, ये गर्भ निरोधक युक्तियां है। मतलब गर्भ को रोकने के लिए ऐसे यंत्र का उपयोग किया जाता है ना। वो आगे चलकर हम आपको जब चैप्टर वाइज का जब वीडियो बनेगा उसमें भी आपको बतलाएंगे। इनसे महिलाएं इनका उपयोग करते हैं, जिनसे क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाता है और स्त्री गर्भवती होने से बच जाती है, वो इसी का अंतर्गत में आता है IUCD के। उसी का नाम हुआ इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, क्योंकि ये यूटेरिन मतलब ये गर्भाशय में इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है इंट्रायूटेरिन। इंट्रा मतलब अंदर, गर्भाशय के अंदर, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन? कॉपर से बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये बॉटनी के जो 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आपका ले चलते हैं आप लोगों को जूलॉजी में। अब ये बॉटनी कंप्लीट हो गया, अब ले चलते हैं जूलॉजी। चलिए
इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, जियोलॉजी का पहला क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, तेलचट्टा में कितने जोड़े ऑलरी पेशियां पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, सवाल है तेलचट्टा, जिसको आप है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, तेलचट्टा, ये कॉकरोच बोल सकते हैं। तेलचट्टा में कितने जोड़े ऑलरी पेशी पाए जाते हैं या तो उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आप सीधी सी आपको बता दें, ये आपको क्या कहते हैं, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप इसको याद रखिए कि 20 जोड़े, कितना, तो 20 पेयर इसमें पाई जाती हैं ऑलरी पेशी। ठीक है, कितना, तो 20 जोड़े, 20 पेयर। या तेलचट्टा में कितने जोड़े ऑलरी पेशी होती है, तो क्या बोलेंगे, 20 जोड़े जो है इसमें ऑलरी पेशी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। दूसरा नंबर है RAAS, इसी को कहते हैं रेनिन एंजियोस्टेसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, RAAS इसको कहते हैं रेनिन एंजियोस्टेसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, इसी में कहते हैं कि के इसका है, उसके बाद बोलता है के एंटागोनिस्ट गोनिस्टिक के कारक का नाम बताएं या बताओ। देखिए सवाल है क्या कि RAAS, देखिए पहले इसका पूरा नाम बता दीजिए, क्या बोले, रेनिन, ध्यान दीजिए, रेनिन एंजियोस्टेसिन, ध्यान दीजिएगा, रेनिन एंजियोस्टेसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये एक तरह का क्या बोले, RAAS एक सिस्टम है, आपको बता दें। और ये इसमें ये जो RAAS जो होता है, ये होता क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा हम बता देते हैं। ये क्या है कि ये हमारे अंदर जो मतलब जो ब्लड है, रक्त है, तो हमारे अंदर जो रक्तचाप बनते हैं, ये क्या कहते हैं, और इनके अलावे जो हमारे अंदर रक्त प्रवाह जो हमारी जो धमनियों में जो होती है, उनके साथ ये सिस्टम जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो उसी को कहता है कि RAAS जो है, ये जो इनके जो इंटागोनिस्टिक के कारक का, इनके इंटागोनिस्टिक जो इनके जो कारक है वो आखिर उनका नाम क्या है ना, तो वो मतलब इनके जो ये जो तैयार होते हैं वो किनके वजह से, ये जो इंटागोनिस्टिक जो है वो किनके कारण होता है ना, तो वो होता है ADH, एक हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ADH, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ADH। हम बोले इसका आंसर क्या होगा, ADH। ठीक है, तो ADH है हार्मोन का नाम है, इसी का पूरा नाम हुआ एंटीडायूटेरिक हार्मोन, ध्यान दीजिएगा। तो यह हार्मोन का नाम है ADH का एंटीडायूटेरिक हार्मोन है, और यही हार्मोन इनके RAAS जो है, इनके जो इंटागोनिस्टिक जो है उनके ये कारक है। ठीक है, और ये हार्मोन है जो हमारे जो क्या कहते हैं
मूत्र से जो हम लोगों में क्या कहते हैं यूरिया निकलते हैं, उसमें जो जल निकलते हैं, तो वो जल को ये हार्मोन संतुलित करके निकालता है ना, कि मतलब जितनी जरूरत है जल उनको वो रहने देता है, और जो उनके अपशेष में फिर जो बच जाता है उस जल को बाहर करने का ये काम करता है ये। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपका जो मतलब जरूरी है फिर भी जबरदस्ती उसको निकाल लेगा, वो नहीं। ये वहां पर जितनी जल की आवश्यकता है उसको वहां रहने देता है, उनके बावजूद जो जल आते हैं उन जल को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 2 नंबर। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर वही फुल नेम बोल रहे हैं, SCID, ध्यान दीजिएगा। तो इसका पूरा नाम तो इसका पूरा नाम बताने बोल रहे हैं। तो इसका पूरा नाम है शिविर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, तो SCID का पूरा नाम क्या बोले, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इसका पूरा नाम फिर से बोल देते हैं, SCID का पूरा नाम क्या बोले, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये इसका पूरा नाम है। हम बोले आपको क्या कि ये जो SCID जो है इसका पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, SCID का पूरा नाम क्या है बोले, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। एक बार फिर से बोल रहे हैं, बोले SCID का पूरा नाम क्या बोले, तो बोलेंगे सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, चलिए तो आपको यहां पर हम यानी कि 2006 ईस्वी में जो सवाल पूछा गया था, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में जिनका आंसर आपको नहीं मिलेगा, वहां पर आउट ऑफ सिलेबस लिखा मिलेगा, हम उनका जवाब आपके यहां पर दे दिए हैं। और इनको आप 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, ये आपके मस्तिष्क में आ जाएगा और फिर आपको इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये आपको हम यानी कि आपको बता दें, हर साल का यानी 6-7 ईयर का हर साल का वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल, ठीक, यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यदि जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का ये 2006 का जो क्वेश्चन था वो हम आपका कंप्लीट कर दिए। अब मिलते हैं आपको आपके साथ 2007 के क्वेश्चन, यानी कि इसके जो 1 नंबर या जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो भी उनसे या तो फिर 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने में। चलिए, धन्यवाद।